तो जब एक लड़की जब अपने आप से लड़ी, पूरी दुनिया से लड़ करके, है ना, आप इमेजिन करो, एक पैर कट चुका, एक पैर में, है ना, सिर्फ रॉड लगा हुआ है, पूरे दुनिया का फतह, पूरे दुनिया का सबसे टफ काम माउंटेनिंग चुन करके उन्हें एवरेस्ट चोटी पे जाकर के तिरंगा झंडा को लहरा दिया। तो आपके सामने तो सब कुछ है, आपके सामने तो माँ बाप है, आपके सामने तो सोसाइटी है, आपके सामने तो सब कुछ समय समय पे तो आपको मिल ही रहा है, आपके सामने तो खाना मिल रहा है, आपका तो पैर बढ़िया, आँख बढ़िया, हाथ बढ़िया, फिर आपको डर क्या चीज़ का, आपको क्यों डरना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं भी बढ़िया हूँ। गेट लगा देंगे, ठीक, गेट लगा दीजिए। तो पर्दा भी लगा दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों आज आपके सामने मैं एक फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर के आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। हाँ बच्चे, आप सभी जान रहे होंगे कि 12th बोर्ड में 12वीं की एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं वो यही रे ऑप्टिक्स से सवाल बनाता भाई। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप एक बार ऐसा करो कि रे ऑप्टिक्स का, है ना, आप लेक्चर यूट्यूब पे डाल दो। चलो भाई, मैं बच्चों का बात को माना और आपके सामने मैं एक बहुत प्यारा सा सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कहने का मतलब आप इतना पढ़ लोगे, आपका 12th बोर्ड का एग्जाम में मार्क्स टोटल आ जाएंगे भाई। मीन्स मिला जुला कर कहने वाली ये बात है कि आपको आज का लेक्चर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ही आएंगे नजर। श्योर? तो चलो अपन ज़्यादा बात ना करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स। चलो भैया, हाँ चलो, अगर रे ऑप्टिक्स का बात करोगे तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट के बारे में, आप भी जानते हैं भैया लाइट क्या होता है। आज अपन बात करने का वो समय नहीं रहा कि लाइट क्या होता है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके वजह से अपन कोई भी वस्तु को देख पाते हैं है ना। चलो वो अपन छोटा छोटा बात अपन नहीं करने वाले, क्योंकि आज अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कशन होगा, कुछ एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होगा और PYQ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ बढ़िया सा सवाल होने वाला है। श्योर? तो चलो भैया अपन स्लाइड को बढ़ाते हैं और सबसे पहला टॉपिक आपके सामने जो 5 मार्क्स का डेरिवेशन बनाता है वो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है और वो डेरिवेशन का नाम है मिरर फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, मिरर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, जिस साल इसके ऊपर डेरिवेशन नहीं बनाया तो संभावना बनता है कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का इसके ऊपर न्यूमेरिकल सेक्शन श्योर है भैया। कहने का मतलब क्या कि जो भी अपन मिरर फार्मूला को डेराइव करने वाले हैं उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल सेक्शन भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शन स्टेट बोर्ड में बड़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। श्योर? तो चलो भाई अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूं कि ये मिरर फार्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्त, पढ़े होंगे ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते सर मेरे समय में सिलेबस डिलीटेड था डिलीटेड था। सवाल बच्चों से पूछोगे तो सर 10 क्लास में डिलीटेड था, है ना। 11 क्लास में पूछो सर डिलीटेड टॉपिक था। अरे भैया आपके लिए सब डिलीटेड टॉपिक था। चलो मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। श्योर? चलो भाई, तो आपके सामने मिरर फार्मूला दिख रहा होगा। ये बेसिकली मिरर फार्मूला क्या बताता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मिरर फार्मूला जो है भैया वो ये बताने का काम करा है, ये रिलेशन बताता है किसके किसके बीच का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का। अच्छा, आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप जो डिनोट करने वाले हो वो किससे करोगे, है ना। ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन U से करें या V से करें या R से करें या F से करें। तो आप याद कर लो, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम जो डिनोट करने वाले वो U से करने वाले। किससे भाई? U से। किससे? U से। पक्का? श्योर? डन? चलो शाबाश। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फिर से बात आ गया। तो अब आप इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हो भाई? तो आप इमेज डिस्टेंस को जो डिनोट करते हो आप इसको V से करते हो। तो आपके सामने दो चीज नजर आ गया,
एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन यू कह रहे, एक इमेज डिस्टेंस जिसको अपन भी कह रहे, एंड किसके बीच का, फोकल लेंथ का भाई, फोकल लेंथ का मतलब एफ के बीच का रिश्ता। कहने का मतलब क्या है, आप मेरी बातों को बारीकी से सुनोगे। सर मिरर फॉर्मूला एक रिश्ता बताता है, रिश्ता, रिलेशनशिप बता रहा है, किसके किसके बीच का रिलेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने का मतलब यू, कहने का मतलब भी, एंड कहने का मतलब एफ। आप फार्मूला जरूर जानते होंगे मिरर फार्मूला क्या होता है, लेकिन आज 12वीं क्लास का एग्जाम में इसको डेराइव करना होता कि ये आया तो आया कहां से। श्योर, चलो भैया। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज क्लियर अकॉर्डिंग टू लॉ वर्टिकल अपोजिट एंगल। अरे भाई ये क्या क्या लिख दिया, इसको अपन गोली मारते हैं अपन, है ना, इसको अपन। तो आपने मिरर फार्मूला क्या बताता आपने सुन लिया, शाबाश। अपन डिराइव करना चाहते कि ये फार्मूला जो है वो आया कहां से, कैसे आया। तो अपन स्लाइड को मूव ऑन करते हैं, इस डायग्राम को देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन एक और अच्छा सा डायग्राम हम बनाते हैं, आपके सामने हम डायग्राम बनाने जा रहे। चलो थोड़ा आप मेरी बातों को बारीकी से समझोगे, एक बार में समझ आ जाएगा। श्योर, आप भी जानते हैं मिरर दो टाइप का होता है। कौन कौन भाई, आप बताओगे कौन कौन मिरर, कौन कौन मिरर, कनकेव मिरर और कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। शाबाश। आप कोई भी मिरर पे फॉर्मूला डेराइव करो, आंसर दोनों के लिए सेम आता है। तो अपन क्यों ना करते हैं कि एक मिरर लेते हैं और ये मिरर जो है आपके सामने कुछ यूं ऐसा नजर आ रहा है, कोई बता पाओगे? अच्छा आप मेरे को देख करके बताओ कि क्या आपको ये मिरर दिखाई दे रहा है, ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है? ये मिरर है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा। अब हम मिरर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके सामने हम ये अब रहा मिरर। कोई एक बच्चा पार्टी बता सकता है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? शाबाश, बहुत सारे बच्चे ने बता दिया मेरे को, शाबाश। कौन सा मिरर है भैया आपके सामने? ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर भैया? कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। चलो भैया हमने कॉनकेव मिरर बनाया। श्योर, हम क्या करेंगे कि एक कॉनकेव मिरर का सेंटर पे पोल होता है भैया, पी, जिसको अपन कहते हैं पोल, और इस पोल से अपन क्या करने वाले, एक प्रिंसिपल एक्सिस को पास करवाएंगे जो आपके सामने दिख रहा होगा भैया। ये लाइन जो सेंटर से इस मिरर को अगर यूं करोगे तो क्या मिरर का पार्ट बन जाएगा? ये देखो तो मिरर का ही पार्ट है ना बेटा। ये अगर आप पूरा मिला दोगे तो क्या ये स्फीयर का पार्ट हो गया ये मिरर? यस सर। तो मैंने एक सेंटर और पोल से लाइन को पास करवाया, जिस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। श्योर, चलो भैया हमने क्या करा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, जिसको मैं दूसरा कलर से दिखाना चाहता हूं। ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा भैया ओ। क्या रखा? ओ। दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। आप मेरी बात को समझ पा रहे? यस सर। मैंने ओ को रखा इस पोल से। अच्छा ये जो मैंने दूरी रखा, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? यू से करते हैं। श्योर, पक्का, कोई तकलीफ नहीं सर, हमने इसको यू दिखा दिया। अच्छा आप भी जानते हो कि आपको इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे को है ना इंटरसेक्ट करना पड़ेगा? कम से कम 2। तो हम यहाँ से अब रे ऑफ लाइट को भेजने वाले हैं और अपन इंटरसेक्ट करवाएंगे, जहां कटेगा भाई इमेज बन जाएगा। चलो भाई अपन क्या करने वाले हैं, पहला रे ऑफ लाइट को मैंने भेजा। आप जानते हैं कि रे ऑफ लाइट, अगर ये मिरर है भाई तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, आपको भी पता है मिरर में रिफ्लेक्शन, ये इधर जाने वाला है नहीं, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन करके इधर कुछ आ जाएगा, जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। रिफ्लेक्शन होकर के कुछ आ गया भैया, यस या नो? यस सर। आप मेरी बातों को देखो, हम अब इसको दूसरा पेन से बनाना चाह रहे हैं, व्हाइट पेन से बना देते हैं। ये आपके सामने ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे रहा भैया। श्योर, कोई तकलीफ है क्या? नहीं भैया। अपन क्या करवाते हैं भाई कि यहां से एक, यहां से क्या करने वाले हैं कि यहां पे एक अपन लाइन को है ना, अपन लाइन को एक कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल एकदम सेंटर से पास हो रहा भैया। ये सेंटर से पास हो रहा भाई, है ना। एक मैंने एक लाइन को ड्रॉ करा जो कि सेंटर से पास हो रहा, आपके सामने ये लाइन को देख सकते हैं भैया। चलो आप मेरे को ये बताओ कि ये लाइन जो है, इस लाइन को मैंने सेंटर से जो ड्रॉ करा, इसको अपन नॉर्मल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हो? नॉर्मल भी कह सकते हो। श्योर? यस सर, ये नॉर्मल लाइन भी हो गया। आप मेरे को ये बताओ कि कुछ एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस एंगल आपको निकालना है। सर ये वाला एंगल, अच्छा एक रे ऑफ लाइट यूं गया यूं आया,
श्योर, हमको तो इमेज बनाना है भैया। एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, टकरा करके ऐसे आया, और एक क्यों ना रे ऑफ लाइट हम सेंटर से पास करवा दे भैया। और आपको भी पता है ना कि ये सेंटर से जाएगा, ये सेंटर से मुड़ जाएगा, और जब ये मुड़ेगा तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। यस सर, ये आपके सामने इमेज रहा, और ये वाले दूरी को अपन क्या कहने वाले, भी कहने वाले हैं। श्योर। अच्छा, सेंटर और आपको पता है सेंटर और पोल के बीच के दूरी को अपन क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? आर कहते हैं, उसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यस सर। आपके सामने 3 डाटा हमने बनाया सर, वो से यू, वो से पी के बीच के दूरी को मैंने यू कहा सर, आई और पी के बीच के दूरी को मैंने भी कहा, और सी और आर के बीच के दूरी को मैंने क्या कहा, आर कहा। सर आप एंगल यहाँ पे बता सकते हो? यस सर, बिल्कुल हम एंगल बना सकते हैं सर। ये वाले एंगल को हम अल्फा कहने वाले, ये वाले एंगल को बीटा कहने वाले, ये एंगल को हमने गामा कहा भैया। अल्फा बीटा गामा, आप मेरी बातों को समझोगे तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अच्छा, ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं भाई, आई कहते हैं। आई क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे हमने आई से दिखा दिया, कौन एंगल, आई दिखा दिया। श्योर। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको अपन बेटा आर कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। श्योर। ये आई हो गया, ये आर हो गया, आपके सामने हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, एंगल आई और एंगल आर। चलो अपन आते हैं, कंस्ट्रक्शन तो अपन कर लिए, अपन डायरेक्टली कर देते भाई। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा, इसको अपन ए कहते, इसको अपन पी डैश कह रहे। सर आप मेरी बातों को अगर ठीक से समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। इसको अपन पी डैश कह रहे, ये ए हो गया, ये पी हो गया भैया। सर यहाँ से अपन क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालते हैं। अपन यहाँ से क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहोगे तो आसानी से देख सकते हो भैया। अपन आते हैं इन ट्रायंगल, हम जल्दी जल्दी बताना चाहते हैं, ओ ए सी में आना चाहते हैं। आप देख पा रहे ओ ए सी कहाँ पे है भैया? यस सर, आपके सामने ओ ए रहा, ये ए रहा, ये ए सी रहा। आपके सामने हम बात करने जा रहे हैं, आप मेरे पेन को देखोगे बारीकी से तो हम ये ट्रायंगल का बात करने वाले भैया, ये ट्रायंगल का बात करने वाले। ये ट्रायंगल जो आप देख पा रहे हैं सर, इस ट्रायंगल में 2 एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एंगल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको अल्फा कह रहे हैं, और एक एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, आई कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आप मेरी बातों को अगर समझोगे तो यहाँ पे 2 एंगल हम लिख सकते हैं। अच्छा सर आप ये देखिए, तो ये एंगल का नाम क्या हमने लिखा, बीटा लिखा ना। क्या अपन लिख सकते हैं कि ये बीटा जो है वो आई प्लस अल्फा के बराबर है, हाँ या ना? आप मेरे को देख करके बताओ कि ये जो बीटा एंगल बाहर में आपको दिखाई दे रहा, क्या है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है? यस सर। कहने का मतलब आई प्लस अल्फा बराबर क्या, बीटा। इसको तूने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कोई तकलीफ यहां तक? चलो भैया अपन वंस अगेन आते हैं इन ट्रायंगल, अपन इसको थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। ट्रायंगल आते हैं इन ट्रायंगल आते हैं सी ए आई। आप मेरी बातों को देख पा रहे हो, इन ट्रायंगल सी ए आई की तरफ अपन आ रहे। कोई देख पा रहा है? ये रहा आपके सामने सी, ये रहा आपके सामने ये, और ये रहा आपके सामने आई। भाई अब ये ट्रायंगल में अपन मूव करने वाले, दिस ट्रायंगल में मूव करने वाले। अच्छा ये वाला एंगल क्या था, कोई बता सकता? आर। ये वाला एंगल क्या था, बीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एंगल आर, ये गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा प्लस किसके बराबर होगा, आर के बराबर। आप देख करके बताओ, सोचो 2 मिनट के लिए सोच के बताओ सोच के बताओ, शाबाश। सर ये वाला एंगल, ये एंगल आर था, ये एंगल आर है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल आर प्लस एंगल बीटा क्या ये गामा के बराबर नहीं होगा? सर एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ से हमने जोड़ दिया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, सर हम लोग जानते हैं कि ये आर बराबर आई होता है, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल आर बराबर आई होता है। तो जहाँ अपन क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं, क्या वहाँ पे अपन आई लिख सकते हैं? कहने का मतलब गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आई। अपन आई का वैल्यू यहाँ निकालते दिया, बीटा इधर आ जाएगा, बीटा माइनस, माफ करना, गामा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा, आई। ये आपके सामने कुछ नजर आ रहा होगा।
सर आप इस इक्वेशन को देख करके बता दो यहाँ पे किसी को तकलीफ है क्या? नो सर, ये इक्वेशन नंबर अपन 2 मानते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो एंगल आई आया है, ये जो एंगल आपके सामने आई दिख रहा है, इस एंगल आई का डाटा अगर पहला इक्वेशन में हम पुट कर दें तो क्या मेरे को कुछ मिलेगा? यस सर, बिल्कुल कुछ मिलेगा। चलो भाई अपन पुट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है अपने को। श्योर सर, एंगल क्या था? बीटा बराबर आई प्लस अल्फा था। सर अपन आई का वैल्यू पुट करने वाले, आई बराबर क्या होगा? गामा माइनस बीटा, तो अपन लिखेंगे गामा माइनस बीटा, है ना, प्लस क्या लिखने वाले हैं? अल्फा। किसी को तकलीफ है क्या? नो सर, अगर किसी को तकलीफ होगा तो आप मेरी बातों को समझ रहा हूं। पक्का मूव ऑन करें, आगे बढ़े? श्योर है? आप एक बार देख लो भैया। सर अपन यहां पे क्या करने वाले हैं? अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ये बीटा बराबर गामा माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये बीटा को इधर ले आओ, है ना, तो ये माइनस से बेटा इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा? कहने का मतलब गामा प्लस अल्फा। ये आपके सामने मेन इक्वेशन हो गया जिसको 3 कह रहे हैं, और हर हाल में आपको यहां तक लाना है भैया। क्लियर? पक्का? सर आपको हर हाल में यहां तक लाना है। 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा आपको तो लाना ही पड़ेगा। आप 2 ट्रायंगल का यूज करोगे, है ना, 2 ट्रायंगल का यूज करो और 2 ट्रायंगल के बाद आप ये इक्वेशन ले आओगे, गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा सर, अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल बहुत छोटा होता है भैया, है ना, ये एंगल बहुत छोटा होता है। तो अपन यहाँ क्या करने वाले हैं, जहाँ टैन थीटा लिखेंगे वहाँ थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या, आप मेरी बातों को देखोगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर जहाँ पे अपन टैन अल्फा लिखने वाले हैं ये अल्फा के बराबर होगा, टैन बीटा लिखने वाले हैं ये बीटा के बराबर होगा, और टैन गामा लिखने वाले हैं ये गामा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे होते हैं रे ऑप्टिक्स में। अब मेरा मेन फंडा यहाँ पे क्या करना है, टैन अल्फा निकालना है, टैन बीटा निकालना है और टैन गामा निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर टैन अल्फा अल्फा के बराबर, टैन बीटा बीटा के बराबर, टैन गामा गामा के बराबर, इसको अपन यहाँ निकाल के डाटा पुट कर देंगे तो क्या आपके सामने इक्वेशन आ जाएगा? यस सर। अब अपने को अल्फा निकालना है, ये एंगल अल्फा था। अगर इस ट्रायंगल में आप आ रहे हैं, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, अगर हम बात करेंगे कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बात करो, यहाँ पे मैंने ओ लिखा था, ओ ए पी डैश में बात करो। आप अगर मेरी बातों को समझ पा रहे तो आप देखो थोड़ा सा इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ यहाँ पे ओ लिखा, ओ ए पी, सर ये अल्फा एंगल आ रहा है। तो अगर आप ये टैन अल्फा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो टैन अल्फा बराबर क्या आएगा? सर अल्फा बराबर आपको बताएं टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। सर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए और यहाँ पी डैश है तो परपेंडिकुलर, तो ए पी डैश हो गया भैया। यस सर, दिस इज द ए पी डैश। और सर बेस तो आपके सामने ये हो गया, कहने का मतलब ओ पी डैश हो गया। यस सर। सर ए पी डैश, सर मजेदार वाला बात क्या है यहाँ पे, मजेदार वाला बात क्या है कि सर ये वाला दूरी, ये आपके सामने पी था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी एंड दिस इज द पी डैश। सर ये दोनों के बीच का दूरी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना, ये दोनों, ये मैंने यहाँ पी डैश माना था, यहाँ पी माना था, ये दोनों के बीच का दूरी बहुत कम होता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये किसके बराबर होगा? AP बटा किसके बराबर होगा? OP। और सर AP को अपन AP रहने देते हैं, OP। सर OP ये किसके बराबर है? क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है? यस सर, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ये P हो गया, तो ये दूरी को अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो कहते हैं ना, अपन यहाँ पे डाटा पुट कर देंगे। कहने का मतलब क्या कि अपन इसको लिखेंगे तो AP बटा क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। सर क्या ये टैन अल्फा है तो टैन अल्फा अल्फा के बराबर होता है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, या अपन यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या आ गया? AP बटा क्या आ गया? U आ गया। सर इसी तरह सेम सिमिलरली वे में टैन बीटा निकालेंगे और इसी तरह टैन गामा निकालेंगे, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल के बेटा इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। यस सर, क्योंकि अभी तो उतना समय है नहीं कि एक एक की पॉइंट को आपको मैं बता दूं भैया, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मैं मेन कंसेप्ट बता दिया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पटक देने का आपको, है ना। और जैसे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप मेन इक्वेशन में पुट करोगे,
है ना। तो सर आपके सामने क्या नज़र आने वाला है मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इसको आप अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लो, क्योंकि इसके आगे अपन मूव ऑन करेंगे भैया। श्योर, जल्दी कर लिए। चलो, तो हम सोच रहे हैं क्या कि यहाँ से tan अल्फा बीटा का वैल्यू आने के बाद आपके सामने जो इक्वेशन आया था वो क्या इक्वेशन था, आप मेरी बातों को देखोगे भैया तो मैंने इक्वेशन बना रखा था क्या, 2 बीटा बराबर क्या था, अल्फा प्लस गामा, यही था मेन इक्वेशन। मैंने अल्फा का वैल्यू लाया। इसी तरह जब तूने बीटा का वैल्यू लाया होगा तो बीटा का वैल्यू आता है क्या, मैं बता देना चाहता हूं। बीटा का वैल्यू जो आता है वो आता है AP बटा R आता है। क्या आता है बेटा, AP बटा R। और सर अल्फा का वैल्यू जो आपके सामने आता है वो AP बटा क्या आया था, U आया था। और गामा का वैल्यू जो आएगा वो AP बटा क्या आएगा, V आएगा। सर अब चाहते हो यहां से कुछ कटने वाला है तो काट दे। यस सर, ये AP कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। आपके सामने इक्वेशन आएगा 2 बटा R, दिस इज द इक्वल टू 1 बटा U प्लस 1 बटा V। सर ये आपके सामने इक्वेशन आ गया। सर आप कभी बचपन में पढ़े फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का रिश्ता, कभी पढ़े? यस सर, क्या पढ़े बताओ, क्या पढ़े बताओ। सर ये तो रेडियस के टर्म में आया ना, हमको फोकल लेंथ चाहिए सर। तो सर R और F के बीच का रिश्ता नहीं पता? यस सर, बिल्कुल पता है सर। क्या पता होता बता दो मेरे को। सर हम लोग जानते हैं कि R बराबर कितना F होता है सर, 2F होता है। यस सर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ R के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 2 बटा क्या लिखेंगे, 2F। दिस इज द इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। सर माफ करना ये भी है, ये 2 कट जाएगा। आपके सामने इक्वेशन आ गया 1 बाई एफ इक्वल टू 1 यू और 1 बाई भी। सर दिस इज द मिरर फार्मूला। प्रूव हो गया? यस सर, पक्का समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिख डालने का। श्योर, चलो भैया। सर याद ये रखोगे कि जब आप न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए डाटा पुट करोगे तो आप U और V और F का डाटा हमेशा साइन के साथ पुट करने का, ऑलवेज। भाई 3 चीज है, 3 चीज में 2 चीज तो दिया होगा, तीसरा तो निकलवाएगा। तो जो 2 चीज दिया होगा उसका डाटा हमेशा पुट करने का साइन के साथ। अगर तूने साइन के साथ डाटा नहीं पुट करा न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए तो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भाई गलत हो जाएगा। कहने का मतलब अब आपके सामने ये तो मिरर फार्मूला हो ही गया। मिरर फार्मूला कहने का मतलब 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू एंड दिस इज द इक्वल टू 1 बाई एफ। सर अब सवाल ये मांगता है कि सवाल में कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। श्योर, पक्का ना? चलो भैया, तो मैं बात कर देता हूं। अगर मान के चल सवाल में कॉनकेव रहा या फिर सवाल में भैया कॉन्वेक्स रहा, ये दोनों के अलावा कोई और मिरर तो रहने वाला है नहीं ना। आपको लगता होगा कोई और मिरर है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। श्योर, कनकेव मिरर के लिए U का वैल्यू हमेशा माइनस में लेने का, ऑलवेज। आंख बंद करके है ना आप U का वैल्यू माइनस में। नॉट ओनली इन कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी U का वैल्यू हमेशा माइनस में लेने का, बस खत्म बात है। दोनों के लिए U का मतलब बेटा क्या होता है, दिस U इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेने का। श्योर, की पॉइंट। सर अगर फोकल लेंथ का बात करेगा F तो सर इसके लिए नेगेटिव लेने का और सर इसके लिए पॉजिटिव लेने का, बस खत्म। और सर भी तो अपने से निकलवाएगा ना, भी अपने से निकलवाएगा भैया, बस भी अपने से निकलवाएगा। याद रख लोगे? पक्का? सर U का वैल्यू दोनों के लिए माइनस माइनस, फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, और सर भी तो निकलवाएगा। सर सवाल में बड़ी बदमाश होता है सवाल वाला, बड़ी बदमाश होता है। सवाल में कह दिया कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, और अगर रियल इमेज बन रहा है, बाप रे बाप, कौन इमेज? रियल इमेज। अगर कॉनकेव मिरर है और सवाल में रियल इमेज बना रहा है तो हमेशा भी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। की पॉइंट है। कह देगा क्या सवाल क्या है, कनकेव मिरर है, रियल इमेज बना है इतना दूरी पे, तो इतना दूरी पे इमेज दूरी तो दे दिया, लेकिन अगर रियल बन रहा भैया तो रियल के लिए हमेशा माइनस लोगे, माइनस। श्योर, पक्का ना? यस सर, माइनस लोगे, पक्का। चलो
तो अपन कॉनकेव के लिए है ना, ये मेन पॉइंट हो गया। कॉन्वेक्स का सवाल में ज़्यादा बात नहीं करता है ना, सवाल में कॉन्वेक्स से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और अगर सवाल में बात करेगा कॉन्वेक्स के लिए तो इमेज अपन निकाल लेंगे है ना। इसमें तो कॉन्वेक्स में तो रियल बनता ही नहीं है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लेने का होता है। श्योर, वर्चुअल इमेज का बात करेगा तो पॉजिटिव भी लेने का होता है, वो ज़्यादातर केस में बात नहीं करता है। तो भाई इसके ऊपर क्या है, हम एक दो सवाल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो तो अपन स्लाइड को बढ़ाते हैं, इसके आगे करते हैं स्लाइड को है ना। और चलो भैया अपन स्लाइड को बढ़ाते हुए अपन ले जाते हैं। एक सवाल है आपके सामने, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है आपके सामने। सवाल है भाई, दो सवाल है, एक सवाल हम करेंगे आपके लिए, अगला सवाल होगा जिसका इंतजार मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका आंसर होगा। श्योर, चलो आपके सामने एक सवाल दे रखा है, कह रहा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। सर सवाल में 110% मिरर का नाम तो देगा भैया, कौन सा मिरर है कौन सा मिरर नहीं है ये सवाल में तो देगा भैया। आपके सामने सवाल दे दिया कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है भैया। चलो हमको पोजीशन निकालना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैविंग फोकल लेंथ। अरे बाप रे बाप, बहुत बेहतरीन सवाल अब देख करके सवाल तो लग रहा होगा भाई रे भाई कितना बड़ा सवाल है। अरे बेवकूफ हो, ये सवाल 8वां क्लास का है, 8वां नहीं माफ करना 10वां क्लास का है चलो भैया सवाल है सर आपके सामने फॉर्मूला। भाई सबसे पहले आप मेरे को ये देख करके बताओ कि भी पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, कहने का मतलब आपको भी निकालना है। श्योर सर आप मेरे को ये बताओ, क्या यू दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। गलती से भी अगर तूने 5 लिखा तो गलत हो जाएगा भैया। अरे ये क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट तो 5 ही सेंटीमीटर पे है ना, ये क्या हो गया, फंस गया याद रख लोगे। सर कितने सारे बच्चे कह रहे कि 5 होगा या -5 होगा। जो बच्चे -5 कह रहे हैं उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देना। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यू हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव। और सर फोकल लेंथ कह रहा 10 दे रखा है, एफ का वैल्यू 10। कितने सारे बच्चे कह रहे हैं कि एफ का वैल्यू +10 होगा या -10 होगा। अगर आप गलती से +10 ले रहे हो तो आप गलत हो भैया। सर ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि आपके सामने कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एफ नेगेटिव होता है। सर आपके सामने डाटा पता चल गया, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v तो अपने को निकालना है, 1/f। सर इधर वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सर 1/f, f कितना दे रखा है -10 दे रखा है, माइनस, और u का वैल्यू कितना दे रखा है -5 दे रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सिंपली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1/5। सर एलसीएम लेने आता है? यस सर बिल्कुल लेने आता है। कितना हो जाएगा सर? एलसीएम लेकर के बता दो मेरे को क्या होगा। सर 5 और 10 का एलसीएम नहीं पता, कितना होगा 10। यहाँ पे कितना आएगा भैया -1, यहाँ पे कितना आएगा भैया +2। कहने का मतलब 1/v बराबर क्या आएगा 1/10। और सर कहने का मतलब v बराबर हाँ 10, v बराबर कितना आया 10 आया। सर आप मेरे को ये बताओ v पॉजिटिव में आ रहा है, v पॉजिटिव में आ रहा है, कोई मेरे को देख करके बता दो भैया। एलसीएम सही है ना? श्योर है? सर 10 का एलसीएम -1 ही आएगा, 5 का 2 आ गया भैया है ना, माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया v। सर अब बताना v प्लस में आ रहा तो क्या ये रियल इमेज होगा क्या? नहीं होगा, दिस इज नॉट अ रियल इमेज। फिर जब कभी भी v जब अगर पॉजिटिव में आ जाए इसका मतलब ये इमेज कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, आपका आंसर भी सही है। जा वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, क्योंकि अगर रियल बनता तो v का वैल्यू नेगेटिव आता है, लेकिन वर्चुअल बन रहा है तो v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब पक्का है। और जब वर्चुअल बनता है तो आपके सामने अगर ये मिरर है तो मिरर के ये साइड में बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा इस बात का। तो नेचर में क्या लिखना है, वर्चुअल बन रहा होगा, इरेक्ट बन रहा होगा है ना, और बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। कितना दूरी पे आपके सामने आ गया। चलो शाबाश, वेरी गुड। अपन नेक्स्ट सवाल के लिए मूव ऑन करें। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। चलो भैया अपन नेक्स्ट सवाल के लिए मूव करेंगे, लेकिन ये सवाल है आपके लिए और ये सवाल आपको बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे प्यार से लिख देना है भैया। आपको इसका कमेंट सेक्शन आपको आंसर बताना है भैया। अगर आप बताओगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलो इसको अपन बढ़ाते आगे। चलो सर मिरर फॉर्मूला खत्म होने के बाद डायरेक्टली क्या आता है आपके सामने है ना, बड़ी अच्छा कंसेप्ट होता है, जिस कंसेप्ट का नाम होता है ना
है ना, जिसका नाम होता है भैया क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर आपको भी पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आप ये उसके बाद स्नेल्स लॉ था, तो हमने सोचा कि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पता है। ऐसे मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है ये आपके सामने रिफ्रैक्शन है ना, ये रे ऑफ लाइट आया भैया, टकरा करके अपने ओरिजिनल पाथ से ना गया, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा भैया, आर होगा, है ना, या फिर ये अपना ओरिजिनल पाथ से इधर चला जाता है तो ये एंगल आर डैश होगा, तो ये एंगल आई डैश अपन मान लेते हैं। शॉर्ट कहने का मतलब क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना, यह एक प्रोसेस है जहां पे रे ऑफ लाइट इंटर्स इनटू द अनदर मीडियम, ये एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में चला जाना, लेकिन जब ये जा रहा होता है तो अपना पोजीशन, अपना पाथ जो है डेविएट कर लेता है, बदल देता है भैया। अपना पाथ जो है, अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो ये रहा, मान के चल ये आपके सामने इंसिडेंट रे रहा, इसको अपन आई कहते हैं, तो जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जा करके ये ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाएगा, चाहे नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ये कहने का मतलब नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मल, इसको अपन कौन सा कहते हैं भाई, नॉर्मल कहते हैं, चाहे ये नॉर्मल के तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। कैसे दूर, कहने का मतलब जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जा करके ये जो है भैया वो इधर की तरफ चला जाएगा, ये एंगल आर, ये एंगल आई। तो सर यह एक फेनोमेना होता है जहां पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर देता है। क्यों, क्योंकि मीडियम बदलता है भैया, मीडियम बदलने से इसका जो है ना, तो पाथ जो है इसका जो है बदल देता है। अपन इसके अंदर क्लासरूम के अंदर ढेर सारे बातें बताते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे घट जाता है, क्या बढ़ जाता है, स्पीड बदलता है, बिल्कुल बदलता है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है, एनर्जी के साथ क्या होता है ना, वेवलेंथ के साथ क्या होता है। तो आपको कुछ कुछ की पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद रख लेना है, जो टीचर आपके सामने क्लासरूम में जरूर बताते होंगे भैया। श्योर। तो अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आप मेरी बातों को अगर सुनोगे तो क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेल्स लॉ से रिलेटेड, आप मेरी अगर बातों को समझोगे। कहता है स्टेट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कह रहा है क्या कि ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये साइन आई बटा साइन आर, दिस इज द ऑलवेज कांस्टेंट। ये साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन के टर्म में होगा बटा साइन आर के टर्म में इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को अपन कहते हैं बेटा न्यू, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली ये अपन बात करते हैं तो ये साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, और इसको अपन लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। वेरी इंटरेस्टिंग है भैया, है ना। ये म्यू जो होता है, ये न्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये न्यू ना होता है, बेसिकली ये दो मीडियम का ये होता है, कोरिलेट करता है चीजों को, है ना। तो अपन इसको लिखते हैं μ2 बटा μ1 लिखते हैं, ये स्नेल्स लॉ होता है भैया। और इसी फॉर्मूला से, स्नेल्स लॉ से ही पता चलता है कि जब रेरर से डेंसर जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और जब डेंसर से रेरर जाता है तो अवे फ्रॉम द, है ना, नॉर्मल होता है। यही वजह, ये क्लासरूम में टीचर बहुत बताते हैं, है ना, कोई बड़ा बात नहीं। चलो भैया, है ना। अब सर जस्ट इसके बाद है ना स्नेल्स लॉ के बाद क्या है, स्नेल्स लॉ के बाद, अच्छा स्नेल्स लॉ में अगर फॉर्मूला को आप देखोगे बेटा तो आपके सामने चार चीज, आपके सामने स्नेल्स लॉ में साइन आई बटा क्या था, साइन आर था, दिस इज द इक्वल टू μ2 बटा क्या था, μ1 था, है ना। यही होता है 1 2 3 4। सवाल में चार चीज में पक्का कि 3 चीज दिया रहेगा और चौथा चीज आपको निकालना है। क्या नहीं निकल जाएगा? यस सर, बिल्कुल निकल जाएगा भैया, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, सेकंड मीडियम का एंगल आर दे देगा। आपके सामने 4 डाटा में 3 दिया रहेगा, आपको एक निकालना, क्या आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप स्टार मार लोगे, ये काम का चीज है, ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। TIR, है ना। चलो भैया
आप देख पा रहे हैं डायग्राम को? है ना? आप इस डायग्राम को अगर देख पा रहे हैं तो क्या क्या डायग्राम दे दिया, हाय रे हाय, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है डायग्राम कैसे कैसे दे दिया। तो मैं 2 मिनट के लिए समझाना चाहता हूँ डायग्राम को। आप मेरी बातों को देखोगे? श्योर, पक्का ना? ये जो हम लोगों ने 1 सेकंड के लिए, आप बात करो 1 सेकंड के लिए, मैं होल्ड करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। और इसके पहले हमने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा 1-2 लाइन अपन और बात कर लेते हैं। तो अपन क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा आप मेरी बातों को देखोगे, ठीक? आप मेरी बातों को देखोगे तो समझ में आएगा। सर ये साइन आई बटा साइन आर जो कांस्टेंट है, ये न्यू, बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है। अपन बेसिकली इसको 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है। एक को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और एक को कहते हैं रिलेटिव, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं भैया, है ना। सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिफाइन करना चाहोगे म्यू को, तो सिंपली यह C/V के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि यह एक रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है, अनुपात होता है। किसका किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। सर कहने का मतलब क्या है? यह एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ पे? वैक्यूम में, वैक्यूम में, टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम, जिस मीडियम में अपन बात करने वाले हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये होता है म्यू, और म्यू बराबर होता है C/V, वेयर C का वैल्यू आप सभी को पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भैया। कहने का मतलब ये डाटा सबको पता है, 3 × 10 के पावर 8, लेकिन ये भी का डाटा पता नहीं होता आपके एग्जाम में, है ना, आपको नहीं पता होगा। वो डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम है। कहने का मतलब आप मेरी बातों को देखोगे तो ये C तो भैया कांस्टेंट हो गया। अगर मान के चल कि अपन क्या करने वाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का निकालने वाले हैं, तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डायमंड का निकालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि डायमंड में लाइट का वेलोसिटी कितना है। अगर उसका वेलोसिटी पता चल गया और ऊपर वेलोसिटी हमको पता है 3 × 10 के पावर 8, अगर ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो म्यू आ जाएगा। तो म्यू का कहने का मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अगर हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का चाहिए तो हम ये पता कर लेंगे कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। हम नीचे डाटा पुट करेंगे और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे, ये दोनों को कट पुट करेंगे तो आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। कहने का मतलब ऊपर वाला डाटा को हमने फिक्स करा है, और वो डाटा हमेशा हम कौन माने हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में मान रखे हैं भैया। ये ऊपर वाले डाटा को हमने फिक्स करा, नीचे वाले मीडियम को हम बदल रहे हैं। अगर ऑयल का चाहिए तो ऑयल में स्पीड कितना होगा, नीचे निकाल को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये तो होता भाई एब्सोल्यूट। लेकिन सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये 2 चीजों का है ना, ये होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। और सर अपन बात करना चाह रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करने वाले हैं। सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये 2 चीजों का रेशियो होता है। कहने का मतलब अगर हमको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम पहले के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो अपन इसको लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। सर जैसे मान के चल अपने को चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमको ये 2 चीजों का, देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में कर रहा है। आप देखें 2 चीज का बात करने लगा ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में कर रहा है। सर हमको चाहिए मान के चल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमको चाहिए भैया ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पे 2 मीडियम का बात कर रहा है, ग्लास और वाटर का, डायमंड और वाटर का। लेकिन वहां पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था तो वहां पे मैंने एयर का स्पीड फिक्स कर, माफ करना, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम को मैंने फिक्स कर दिया था, वो एब्सोल्यूट था भैया।
तो सर अगर हमको डायमंड का निकालना वाटर के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर। सर ये तो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। जैसे मान के चल हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर, है ना। और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे निकालोगे, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने का फिर से वही फॉर्मूला आएगा, म्यूजी लगाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, वैक्यूम में, बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सर ये डाटा तो पता होता है, ये डाटा पर निकाल के कटकुट कर लेंगे, सर म्यूजी आ जाएगा। बस कहने का मतलब ये क्या है कि आपके सामने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होता है। सर मिला जुला के कहने वाला बात है क्या कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है या नहीं है सर। तो सर अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा भैया। बस तो सर अपन अगर दो रेशियो निकालना चाहेंगे, अगर मान के चल अपन म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसको म्यू1 v1 मान लेते हैं अपन, ये डायरेक्टली इसको 2 मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v2। सर अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो μ1/μ2 दिस विल बी इक्वल टू क्या, v2/v1 नहीं आ जाएगा आपके सामने। यस सर आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा भैया। देख पा रहे हो कितना बेहतरीन रिश्ता भैया। तो सर स्नेल्स लॉ के रिश्ता में ये जो है ना सो करवा सकता आपके सामने। इस बात का आप विशेष ध्यान दोगे। चलो ठीक है। तो सर स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला आया था ना, साइन आई बटा साइन आर, दिस इज द इक्वल टू μ2 बटा μ1। सर अगर μ2 बटा μ1 का रेशियो निकालेंगे तो सर v1/v2 आ जाएगा। सर सवाल में अब कभी कभी क्या करेगा, एंगल आई, एंगल आर और v1 और v2 का रेशियो पूछ देता है। कभी कभी वेलोसिटी v1 और v2 दे करके एंगल आई या एंगल आर का डाटा पूछ कर देगा। इस समय सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहेगा। मिला जुला करके कहने का 1 2 3 4 5 6 में कहीं से भी कोई डाटा उठा देगा और आपके सामने न्यूमेरिकल सेक्शन में जंप करवा देगा। क्या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो भैया इसके बाद अपन स्लाइड करते टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है TIR। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बता रखा कि ये TIR जो है वो बहुत काम का चीज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये एग्जाम में बहुत बार आते रहता आपके सामने एग्जाम में, श्योर। चलो अपन देखते हैं TIR क्या होता है। इसका फुल नेम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। श्योर कह रहा है द फिनोमेना विच अकर व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम द मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलो भैया यहाँ लेस लिखी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अपन देहाती भाषा अपन अच्छा और बढ़िया तरीका से कह रहे हैं, अपन इसको और समझते हैं। बेसिकली होता कि आप मेरी बातों को समझोगे, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आते रहता है, आना भी चाहिए। श्योर सर अपन क्या बात करना चाह रहे हैं, TIR। इस डायग्राम को आप अगर देख पा रहे हो, इस डायग्राम को देखो। सर हमने एक मीडियम लिया, ये मीडियम हमने डेंसर लिया भैया, ये मीडियम का नाम मैंने डेंसर लिया, ये मीडियम हमने जो लिया वो रेयर लिया भैया। अच्छा आप याद कर लोगे, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। श्योर डेंस के मतलब होते हैं पार्टिकल बहुत नज़दीक होना, और अगर पार्टिकल बहुत नज़दीक है तो रे ऑफ लाइट जाएगा, टकराएगा तो स्पीड कम होगा ना। यस सर आपके सामने ये है, आपके सामने ये डेंसर मीडियम है, आपके सामने ये रेयर मीडियम है भैया। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से मैंने रखा, अब आपको पता है कि रे ऑफ लाइट यूँ गया भाई, तो भाई डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर की तरफ जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको भी पता है कि अगर डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। तो मैंने ये नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करा और यहाँ दूर भाग गया, कुछ कहने का मतलब रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा हो गया। ये एंगल का नाम मैंने आई दिया, ये एंगल का नाम मैंने आर दिया भैया। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, और एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बढ़ा दिया, तो और भाई ये आपके सामने नॉर्मल रहा, ये और दूर भागेगा, कहने का मतलब ये आर और बड़ा हो गया पहले से।
मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया भैया, और एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, ये आपके सामने नॉर्मल लाइन रहा और ये और दूर भागा, कहने का मतलब और आर बढ़ रहा है भैया। कहने का मतलब मैंने और रे ऑफ लाइट को बढ़ाया, ये आपके सामने नॉर्मल रहा और एंगल दूर भागा। सर आप ऐसा सोचो ना कि अगर ये एंगल आप बढ़ाते जाओगे तो क्या ये एंगल आर भी बढ़ता जा रहा है? यस सर, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हम समझाना चाहते, एक डायग्राम हम लेकर के समझाना चाहते। चलो भैया आपके सामने यहाँ पे हम डायग्राम ले लेते हैं TIR का, अपने मन से हम बनाते हैं। श्योर, आप मेरी डायग्राम को देखोगे हम क्या कहना चाह रहे भाई। चलो सर, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट रहा, ये आपके सामने मान के चलो कोई मीडियम रहा है ना, जो मीडियम लेयर रहा, जो मीडियम को अलग करने का काम। सर पहली बार मैंने ऐसे करा, आपको भी पता है ना, ये सीधा चला जाएगा। सर अभी मैंने क्या करा, अब थोड़ा सा एंगल को मैंने ये डाइवर्ट करा, ये एंगल आई करा, यहाँ से नॉर्मल हो गया भैया। ये आपको भी पता है रेयर, ये कौन सा मीडियम है भाई, ये डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है भाई, रेयर मीडियम है। आपको ये बात पता है कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल के करीब, नॉर्मल से दूर, कहने का मतलब ये इधर की तरफ भाग गया, ये एंगल मान के चल आ रहा। श्योर, मैंने इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, ये एंगल को मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया, कहने का मतलब ये एंगल आई था तो ये इस एंगल को मैंने और बढ़ा दिया, इसको आई डैश मान लेते हैं। चलो ये नॉर्मल लाइन रहा, अब बताओ क्या ये नॉर्मल से दूर भागेगा तो कुछ इधर की तरफ भागेगा? यस सर, मैंने ये एंगल को और बढ़ा दिया। अब तुम खुद सोचो ना कि अगर ये हम बढ़ा रहे हैं तो सर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रे भी है, ये भी तो बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपने ये आई दिया, और आप मेरी बातों को समझोगे, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। ये एंगल जैसे मैंने बढ़ाया, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये रे ऑफ लाइट बढ़ते, रिफ्रैक्शन लाइट जो है वो बढ़ते 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 ये नॉर्मल पे इतना से इधर की तरफ चला जाएगा। क्या ऐसा कंडीशन नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। सर आप देखो ना, जैसे जैसे मैं एंगल आई को बढ़ा रहा हूँ ये आर भी बढ़ता जा रहा, आर बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये नॉर्मल में है ना, ये 90 डिग्री पे चला जाएगा। और सर जब कभी भी ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बनाता है, याद रख लोगे, ये एंगल किसका, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का अगर 90 डिग्री बनाया, उस कंडीशन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल को अपन थीटा सी से डिनोट करते हैं, है ना, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख लोगे, है ना। ये एंगल, चूंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल जो है वो आई बराबर अपन थीटा सी कह देते हैं। सर कभी कभी आपके एग्जाम में क्रिटिकल एंगल आ जाता है, एक्सप्लेन करने, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इंसिडेंट का। ये क्रिटिकल एंगल बेटा इंसिडेंट का, आप मेरी बातों को समझो थोड़ा सा। ये क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट के लिए होता है जिस समय पे ये 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है भैया। तो ये 90 डिग्री जो है वो डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का। कब? जब ये आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो कभी कभी सवाल आता है क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करो, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इंसिडेंट के लिए जिस समय रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री पे होता है नॉर्मल के साथ। अच्छा अभी तो ये लेयर पे चला गया ना, हमको रिफ्लेक्शन करवाना है, इसका मतलब हमने और थोड़ा एंगल से बढ़ा दिया, और एंगल हमने बढ़ा दिया। कहने का मतलब अब जो आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से हमने बढ़ा दिया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया भैया। जैसे हमने बढ़ाया तो पता चला कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो सेम मीडियम में मुड़ करके आना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? देखो भैया, ये जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया, मतलब क्रिटिकल एंगल से मैंने जैसे आई बड़ा करा, ये अब उधर ना जा करके सेम मीडियम में आ गया। और ये पूरा फेनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? TIR कहते हैं। श्योर। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या TIR के लिए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर रहेगा तो वो 90 डिग्री पे चला जाएगा, और हमको 90 डिग्री से ज़्यादा करना है भैया रिफ्रैक्टेड रे को। वो तभी हो पाएगा जब ये क्रिटिकल एंगल जो है वो आई से बड़ा होगा, तभी वो रिफ्रैक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में। देखो अब रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में गया, क्या वही मीडियम में टकरा के आ गया, तो ये क्या पूरा फेनोमेना को अपन क्या कहते हैं?
TIR कहते हैं सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस डायग्राम को देख करके आप समझ जाओगे, अब इस डायग्राम को देख करके समझ पा रहे होंगे कि सर हम क्या समझाना चाह रहे थे। अब इस डायग्राम को, है ना सर, ये एंगल का देखो आप देख पा रहे हैं, C लिखा है, दिस C इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और इस एंगल पे आप बताना मेरे को क्या ये 90 डिग्री नॉर्मल के साथ बना रहा है? यस सर। और जैसे ही मैंने इससे थोड़ा बड़ा किया I, इससे थोड़ा बड़ा किया, कहने का मतलब इससे, कहने का मतलब जो क्रिटिकल एंगल थीटा सी था उससे मैंने जैसे बड़ा किया ये वाला, अब गया और मुड़ करके सेम मीडियम में आ गया भैया। तो ये वाला जो है उसको अपन क्या कहते हैं? TIR पूरा प्रोसेस कहलाता है सर। इसके लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं, अपन जानते हैं ना क्या, साइन I इंटू μ1 दिस विल बी इक्वल टू साइन R इंटू क्या, μ2। अपन इक्वेशन जानते हैं ना सर? यस सर। सर यहाँ पे n है ना, ये n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिनोट कर रहा है ना, आप टेंशन ना लोगे। श्योर सर। अपन ये साइन I को साइन I रहने दिए, है ना, अपन साइन I को साइन I रहने दिए, साइन I को साइन I रहने दिए, ये μ1 को μ1 रहने दिए, दिस इज द इक्वल टू साइन R। सर कोई बताना ये एंगल ये कितना डिग्री बन रहा? 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 और μ2 रेयर मीडियम का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1। अपन एयर मान लिए, वैक्यूम मान लिए, उसका 1 होता, 1 इंटू 1। सर यहाँ से आ गया साइन I इंटू μ1, दिस इज द 1। ये μ1 को आपने μ1 मान लिया, सर यहाँ लिख सकते हैं साइन I दिस इज द इक्वल टू 1 बाई म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन I बराबर 1 बटा म्यू इज द रिलेशनशिप ऑफ किसका? फॉर द TIR के लिए। इंटरेस्टिंग, श्योर। चलो भैया, इसके ऊपर एक सवाल है, आप देख पा रहे हैं, आप इस सवाल को देख पा रहे होंगे, तो कुछ नहीं है, सवाल को आप देख लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इसके लिए, है ना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहने का मतलब आपको म्यू का वैल्यू निकालना है, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्रिटिकल एंगल दे दिया आपके सामने 45। क्या नहीं बन जाएगा? आसानी से बन जाएगा भैया। कैसे बन जाएगा? आपके सामने पता है ना, साइन थीटा सी दिस इज द इक्वल टू 1 बाई न्यू होता है। सर आपके सामने एंगल दे रखा है, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना, बन जाएगा। श्योर। चलो अपन फॉरवर्ड मूव करते हैं। एक और सवाल है, इस सवाल का आंसर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। आई होप आपका आंसर है ना कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। चलो इसके बाद अपन डायरेक्टली आते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक है लेंस फार्मूला। वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला न्यूमेरिकल सेक्शन, और अपन डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेंस फार्मूला बन जाता है, और इसी से बनता है बेटा लेंस मेकर फार्मूला। श्योर। देखो भैया आप, चलो लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला, इसके पहले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस बोला लेना चाहिए था। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अच्छा कुछ सवाल है, अच्छा उसके पहले ये होना चाहिए था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, उसके बाद लेंस फार्मूला आता तो ज्यादा बेटर होता, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस देन आफ्टर लेंस फार्मूला आता, है ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का अपन फार्मूला देख लेते हैं, है ना, कि ये आखिर आया तो आया क्या, फार्मूला कैसे आया, इसका फार्मूला क्या होता है। आप वंस अगेन इस पे स्टार मार लोगे, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन या डेरिवेशन है, ये 5 स्टार मार लोगे। डेरिवेशन बहुत टाइम्स पूछ चुका है आपके एग्जाम में, और आना भी चाहिए, है ना। श्योर, पक्का। चलो करें इसको, समझाएं। चलो भैया, तो लेंस ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है ना। आप थोड़ा सा देखोगे बारीकी से, तो हमने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट लिया रेयर मीडियम में, रे ऑफ लाइट ये रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है भैया। ये रेयर मीडियम और ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसको हमने N1 से दिखाया, इसको हमने N2 से दिखा दिया। जिसको कॉपी वॉपी में आपने न्यू1 लिखा होगा, इसको आपने न्यू2 लिखा होगा भैया। ये रे ऑफ लाइट गया भैया, आपके सामने गया, है ना। ये जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाएगा नहीं सीधा, क्यों, क्योंकि ये मीडियम बदल रहा है, रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर। तो भाई ये मान के चल, ये सीधा चला गया कुछ ऐसा, जो कि है ना आपके सामने। अगला रे ऑफ लाइट को मैंने ऐसे ही भेजा, गया गया गया, यहाँ टकराया, यहाँ इमेज बन गया, आई मैंने दिखा दिया। अच्छा यहाँ से हमने एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर दिया भैया, जो सेंटर से पास हो रहा था सी,
सर ये एंगल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट के साथ एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम हमने क्या माना? अल्फा माना। क्या माना? अल्फा माना भैया, याद रख लोगे। सर जो सेंटर के साथ बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर से बना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो बन रहा है उसको अपन बीटा कहते हैं। और ये जो बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ जो बन रहा है गामा कह रहे भैया। अल्फा बीटा गामा आपके सामने 3 नजर आ रहा होगा भैया। वंस अगेन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वंस अगेन आपको गामा है ना, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना ही पड़ता है। सर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है आपको भी पता है ना, एंगल आई होता है, और ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के साथ बनता है उसको आर कहते हैं, आपको भी पता होगा ये बात। सर यहाँ से अपन वंस अगेन आते हैं ट्रायंगल OAC में अपन आ जाते हैं भाई। OAC कौन कौन सा? OAC में अपन बात कर लेते हैं। ये आपके सामने O रहा, आपके सामने A रहा, या आपके सामने C रहा भैया। OAC में अपन आते हैं। अपन अगर ट्रायंगल OAC में आएंगे, ट्रायंगल OAC में अपन आते हैं, तो सर आपको भी पता होगा क्या क्या, देखो भाई, है ना, देखो भैया क्या, अगर इन ट्रायंगल OAC में आप आओगे, है ना, अगर आप ट्रायंगल OAC में आओगे तो आपके सामने 2 एंगल मिल रहा होगा, अल्फा और बीटा मिल रहा होगा। सर अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है? सर ये इंटीरियर एंगल हो गया, और क्या ये एक्सटीरियर एंगल हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आई हो गया। दिस इज द इक्वेशन क्या? 1। बस खत्म बात है, आपके सामने खत्म। वंस अगेन आते हैं अपन IAC ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल IAC में आते हैं। कहने का मतलब ये आपके सामने I रहा, ये A रहा और ये C रहा, ये वाले ट्रायंगल में अपन आ रहे भैया। सर यहाँ एंगल गामा था, यहाँ R है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल गामा प्लस R, दिस इज द इक्वल टू बीटा। होगा या नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। और वंस अगेन क्या करो, यहाँ से बीटा का डाटा निकाल लो, है ना, यहाँ से अपन बीटा का डाटा निकाल लो, या अपन आर का डाटा निकाल करके ऐसा करते हैं ना भाई अपन। चलो अपन यहाँ से क्या करो, आर का डाटा निकाल लो। आर बराबर क्या लिखेंगे? बीटा माइनस गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, है ना। और सर ये आर का डाटा, अच्छा आई बराबर आर लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कैसे लिखोगे भैया? ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, कैसे आप बराबर लिख दोगे, है ना। ये एंगल बड़ा है, ये एंगल आर छोटा है ना, तो आप कैसे लिख दोगे? तो सर अपन को क्या करना है यहाँ पे, है ना, कि इस पॉइंट ए पर अपन क्या लगाएंगे? अपन आई आ गया, अपन आर आ गया, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं भैया। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई गुने μ1, दिस इज द इक्वल टू साइन आर गुने μ2। और अपन डाटा पुट करेंगे, इसके बाद आपके सामने जब इक्वेशन पुट करोगे तो आप थोड़ा सा देख लो इधर क्या आने वाला है। साइन आई इंटू दिस इज द इक्वल टू μ2 गुने क्या आएगा? साइन आर आएगा। श्योर, अपन साइन आई को साइन आई लिखते हैं, ठीक। रेयर मीडियम के लिए 1 होता है ना, तो अपन 1 मान लिए, कोई दिक्कत है क्या, है ना। दिस इज द इक्वल टू μ2 गुने साइन आर को साइन आर। अभी देखा था एंगल आई बराबर क्या था? एंगल आई बराबर क्या था? ये अल्फा माने थे और ये बीटा माने थे, तो सर लिख सकते हैं क्या? साइन क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू μ2। साइन आर को मैंने क्या माना था, कोई बताओ? ये एंगल आर था ना बेटा, ये गामा माने थे, तो क्या माने थे, कोई बताना, है ना। ये एंगल आर था, ये गामा है, तो लिख सकते थे एंगल आर प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू बीटा। तो आर बराबर क्या लिखेंगे? बीटा माइनस गामा। सर ऐसा करते हैं ना। अच्छा साइन, यहाँ पे साइन छूट गया, माफ करना, साइन छूट गया भाई। सर साइन यहाँ पे अपन क्या हटा नहीं सकते? एंगल बहुत छोटा होता तो साइन को हटा दो। यहाँ पे साइन को जैसे ही हटाएंगे तो आपके सामने कुछ एक रिश्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, है ना, क्या आ जाएगा बताना मेरे को? अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा, ये आ जाएगा। यस सर, आपके सामने इक्वेशन आ गया। अगर 1 का वैल्यू इसका 1 ना मानोगे तो भाई रहने दे, μ1 रहने दे, अपन इसको भी मल्टीप्लाई कर दे μ1 से, कोई तकलीफ नहीं है। सर इसको जैसे पुट करोगे फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा, फिर ट्रायंगल से निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू और पुट करोगे, तो पुट करने के बाद आपके सामने फाइनल इक्वेशन जो आने वाला है वो क्या आने वाला? आप 1 सेकंड के लिए मेरे तरफ देखो भैया, आप देख लो, ये आने वाला μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u, दिस इज द इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा क्या? आर। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपके सामने आएगा।
वेरी इंटरेस्टिंग है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बटा इमेज दूरी माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला मीडियम बटा ऑब्जेक्ट दूरी एंड न्यू2 माइनस न्यू1 बटा क्या आएगा, आर आएगा। श्योर, ये आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काम का चीज है, पक्का। चलो भैया, अब इसके बाद अपन को पढ़ना था लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला इसके बाद पढ़ना था। ये आप डायग्राम को देख पा रहे हैं सर। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, यह एक रिलेशन बताता किसके किसके बीच का, यह भी रिलेशन बताता किसके किसके बीच का। आप मेरी बातों को थोड़ा देखोगे तो आप क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड द फोकल लेंथ एंड द रिफ्रैक्ट, है ना। क्या कह रहा है कि ये वही चीज है, v u एंड f के बीच का रिश्ता बताता है लेंस फार्मूला। कैसे बताता है, क्या फॉर्मूला होता है, चलो अपन डेराइव करते हैं। आप इसको स्टार मार लोगे, बड़ी काम का चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप स्टार मार लोगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फार्मूला, और वही लेंस मेकर फार्मूला से लेंस फार्मूला बनता है, ठीक है, श्योर ना। चलो आपके सामने भाई हमने क्या करा, एक लेंस बनाया। ये आपके सामने लेंस रहा भैया, कितना बेहतरीन बना, देखो भाई, है ना कितना सुंदर बन गया, देखो, है ना। ये आपके सामने लेंस रहा भैया, ये आपके सामने पता है भाई ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। हमने यहाँ पे क्या करा, रे ऑफ लाइट को डाला। चलो भाई, हमने रे ऑफ लाइट को यहाँ से भेजा, रे ऑफ लाइट को भेजा, ठीक। ये तो भाई सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ये रेयर मीडियम हो गया। ये न्यू1 मानते, इसको अपन फिर से न्यू2 मानते, जिसको अपन न्यू1 मानते। ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर मीडियम, श्योर। तो भाई ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गया, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जा करके ये भैया मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा आपको भी पता है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। तो ये मान के चल सीधा ना जा करके ये कुछ ऐसे मुड़ करके चला गया, कुछ यहाँ पे आकर के मिल गया। लेकिन सर आपको लग रहा है कि ये सीधा गया और ये यहाँ जाके मुड़ गया, लेकिन ऐसा होता क्या, नहीं सर, इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, लेकिन सर ये डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में लाइट जा रहा है। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो क्या वैसे ही जाएगा या फिर से अपना डायरेक्शन बदल देगा? बदल देगा सर, बिल्कुल बदल देगा भैया। सर यहाँ से यहाँ गया, समझ में आया, रेयर से डेंसर गया। अगर मान के चल ये सरफेस ना होता, सेकेंड सरफेस ना होता, सिर्फ ये सरफेस होता, पहला सरफेस, कहने का मतलब सिर्फ ये होता, तो यूं जाता ये चला जाता। लेकिन सर ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि एक और सरफेस आ गया, तो यहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अपना ये डायरेक्शन फिर से बदल देगा। कहने का मतलब अब इधर ना जा करके अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करा भैया, तो ये कहाँ जाएगा, ये डेंसर से रेयर जाता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहने का मतलब ये आपके सामने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है तो जाना चाहिए था इधर, अब कुछ ऐसे आ जाएगा भैया। कहने का मतलब आपके सामने इमेज यहाँ पे फाइनल, ये जो बन रहा है वो आई डैश बना, ये आपके सामने फाइनल इमेज बना भैया। डायग्राम को आप देख लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काम का चीज है आपके सामने, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट को गया तो ये एंगल आई हो गया, है ना। सर थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, एक बार तो रेयर से डेंसर गया और एक बार डेंसर से कहाँ गया, रेयर गया भैया। एक बार रेयर से डेंसर गया, डेंसर से रेयर गया, इसका मतलब दो दो यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला। और जब दोनों रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला आप लगाओगे, है ना, इसको अपन भी डैश मान लो भाई, है ना, इसको अपन भी मान लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने ओ हो गया भैया, यू हो गया भैया। तो सर जब आप यहाँ पे दो दो मीडियम के लिए, जब रेयर से डेंसर, जब रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ गया भैया, डेंसर गया, रेयर से कहाँ गया, डेंसर गया, तब इसके लिए जब आप फार्मूला लगाओगे रेयर से डेंसर के लिए, तो आप फार्मूला लगाओगे μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u, दिस इज द इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा क्या, r लगा दोगे। कोई तकलीफ है क्या सर? इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन मान लेते हैं r1 मान लेते हैं। सर ये तो स्फीयर का ही पार्ट होगा ना, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा भैया। यस सर, श्योर। तो सर इसके लिए हमने क्या माना, यहाँ पे अभी को अपन भी डैश मानेंगे तो अपन लिखेंगे μ2 बटा भी डैश। क्यों मानेंगे भी डैश बताइए? क्योंकि सर इसके वजह जो ये सरफेस के वजह जो इमेज बना वो यहाँ बन रहा है सर,
और इसके दूरी को मैंने v डैश माना है सर, तो v डैश माइनस μ1 बटा u, दिस इज द इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा क्या r1। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब सब रे ऑफ लाइट इसमें आ गया। अब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो अब मुड़ गया इधर भैया। तो कहने का मतलब वन सेकेंड, अब डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर के तरफ गया सेकेंड कंडीशन में। और जब डेंसर से रेयर जाता है तो भाई आपके सामने डाटा कुछ ऐसे हो जाता है, जहाँ 2 था μ2 वहाँ μ1 हो जाएगा, इस बात का। तो जहाँ μ2 था वहाँ μ1 हो जाएगा, जहाँ भी अब इसके लिए इमेज तो यही बन रहा है ना, भी पे बना सेकेंड के लिए, जब डेंसर से रेयर गया तो यही इमेज बना। कहने का मतलब भी माइनस μ2 बटा क्या आएगा u, है ना, एंड दिस इज द क्या आएगा μ2 की जगह μ1 माइनस μ2 बटा क्या आ जाएगा r2, क्योंकि इसके लिए भाई, है ना, इसके लिए भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसे होगा, r2 होगा। बेटा दोनों को जब जोड़ोगे तो आपके सामने जोड़ने के बाद जो है सो कुछ बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। आपके सामने जो रिश्ता आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। ये आपको इसको जोड़ो भैया, आप इसको जोड़ो, हाँ जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं थोड़ा सा, हाँ अब इसको अगर जोड़ोगे तो इक्वेशन आएगा 1/v माइनस 1 बटा u, दिस इज द इक्वल टू आएगा μ2 माइनस μ1 बटा क्या आएगा μ1 एंड 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या r2। ये इक्वेशन आपके सामने आएगा। सर ये आपके सामने इक्वेशन तो आया है ना, दिस इज द क्या, ये आपके सामने अभी लेंस फॉर्मूला नहीं आया, ये अभी दोनों को जोड़ने के बाद ये इक्वेशन आया सर, है ना। दोनों को जोड़ने के बाद आप दोनों को μ1 से डिवाइड करना, ठीक है, दोनों को, मतलब दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। आपको स्कूल में या टीचर्स जरूर बताए होंगे डेरिवेशन के समय, श्योर, मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। मान के चल हमने यहाँ से कंडीशन बनाया कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इनफाइनाइट पे रख दे तो क्या भी जो होता है वो एफ पे बनता है। आपको ये जरूर पता होगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया, सोचो एक सेकंड के लिए, सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो क्या आप मेरे को ये बताओ क्या इमेज जो होगा वो फोकस पे बनता है या नहीं बनता है। यस सर, बिल्कुल बनता है। तो आप ऐसा करो ना, जहाँ जहाँ भी लिखा वहाँ, जहाँ जहाँ यू लिखा वहाँ इनफाइनाइट, और जहाँ भी लिखा वहाँ एफ कर देंगे। तो 1/f दिस इक्वल टू 1 इनफाइनाइट, दिस इज द इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा क्या आ जाएगा μ1, और आ जाएगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या आ जाएगा r2। सर ये 1 इनफाइनाइट 0, तो कहने का मतलब 1/f दिस इज द इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1, और यहाँ आएगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या r2। सर आपके सामने ये जो फार्मूला आता है इसी को कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला। सर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इक्वेशन का राइट साइड देखो ये वाला, ये इक्वेशन का राइट साइड देखो ये वाला, क्या ये दोनों सेम है, μ2 माइनस μ1 बटा μ1 1 बटा r1 1 बटा। सर अगर ये दोनों साइड बराबर तो क्या ये लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 बटा क्या f, एंड यही तो है लेंस फार्मूला। श्योर, बहुत बेहतरीन फार्मूला भैया। ये डेरिवेशन को आप देख लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके ऊपर सवाल है, फिर से वही वाला बात आ गया भैया, है ना, आप देख लोगे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू, ये भी हो गया, है ना, रिफ्रैक्शन। अब ये लास्ट टॉपिक बचा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसके बाद माइक्रोस्कोप आ जाता है। श्योर, चलो आप देख पा रहे हैं प्रिज्म को, है ना। आप इस प्रिज्म के थ्रू, ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आपको स्टार मार लेना है। श्योर, इसको आप स्टार मार लो, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आते रहता है। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का जो फाइनल फार्मूला बनता है वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, वो म्यू बराबर बनता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और यहाँ पे बनता है बेटा साइन a/2। सर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, काम का चीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ये डिराइव करना पड़ता है, इसका डेरिवेशन जो है मैं अलग सा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, इसका सिर्फ डेरिवेशन,
क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चला जाएगा डेरिवेशन, श्योर ना। तो मैं क्या सोचा, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसका डेरिवेशन के लिए अलग सा स्पेशल क्लास ले लेंगे, अगर आपका कमेंट सेक्शन में बढ़िया रहा तो श्योर। तो मैं चाहता हूं कि है ना कि आप कमेंट सेक्शन में इसका डेरिवेशन को लेकर के बताओ, और अगला लेक्चर में अगर आप कहोगे तो सिर्फ इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा रे ऑप्टिक्स तक। अगर आपको कहीं भी रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर लेकर के आपके सामने न्यूमेरिकल सेक्शन आऊँगा, श्योर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बहुत कोऑपरेट करें, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह प्यार मोहब्बत अपना देते रहे, तब तक लेना चाहेंगे अलविदा, जय हिंद।